सोचिए, अगर एक क्रिएटर के तौर पर किसी की मेहनत पर सिर्फ और सिर्फ उसी का हक हो। आज हम एक ऐसी क्रांति की बात करने वाले हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म्स का किराएदार नहीं बल्कि अपनी डिजिटल दुनिया का मालिक बना रही है। जी हाँ, ये है वेब 3 की दुनिया। हर क्रिएटर इस कहानी से रिलेट कर पाएगा। रात भर जागकर मेहनत करके एक वीडियो बनाया और सुबह उठ के देखा कि प्लेटफॉर्म के नए रूल्स की वजह से वीडियो ही डिमोनेटाइज हो गया, या फिर एल्गोरिदम ने अचानक से रीच ही घटा दी। ये एक ऐसी चिंता है जो हमेशा बनी रहती है। अच्छा, अब जरा इस पर सोचिए, क्या हो अगर किसी का चैनल डिलीट ही ना हो सके? मतलब सालों की मेहनत कोई एक कंपनी बस एक क्लिक से खत्म ना कर पाए। एक ऐसी दुनिया जहां किसी की आवाज को बंद करने का रिमोट कंट्रोल किसी एक के हाथ में ना हो। और क्या हो अगर वो मिस्टीरियस एल्गोरिथम अचानक से रीच को दबा न पाए? मतलब जो ऑडियंस इतनी मेहनत से बनाई है उस तक कंटेंट हमेशा पहुंचे बिना किसी कंपनी के इंटरफेरेंस के। ये अब सिर्फ एक सपना नहीं रहा। ये वादा है एक ऐसी दुनिया का जहां कंटेंट सिर्फ एक अपलोड नहीं है बल्कि एक असली डिजिटल एसेट बन जाता है। बिल्कुल, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसे खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, यहां तक कि रेंट पर भी दिया जा सकता है, ठीक एक घर की तरह। यही है असली ओनरशिप और असली कंट्रोल। और हाँ, ये अब मुमकिन हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? नाम है द डिसेंट्रलाइज्ड ऑल्टरनेटिव। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या और ये आज के सिस्टम से इतना अलग क्यों है। ओके, इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अभी सारा कंटेंट एक सेंट्रल लाइब्रेरी जैसे यूट्यूब के सर्वर्स में रखा है और वहाँ का लाइब्रेरियन तय करता है कि कौन सी किताब डिस्प्ले पर रहेगी और कौन सी नहीं। लेकिन एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में उस किताब की हजारों कॉपीज अलग-अलग लोगों के पास होती हैं। अब कोई एक लाइब्रेरियन उसे अकेले हटा ही नहीं सकता। यही तो पावर है ब्लॉकचेन की। ये टेबल तो वेब 2 और वेब 3 का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है वेब 2 जैसे यूट्यूब, जहां प्लेटफॉर्म मालिक है, इनकम एड्स पर डिपेंडेंट है और सारा कंट्रोल एल्गोरिदम के पास है। और दूसरी तरफ है वेब 3, यहाँ क्रिएटर खुद मालिक है, इनकम सीधे फैंस से आती है और कंट्रोल कम्युनिटी के हाथ में होता है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, वेब 2 में अकाउंट बैन का खतरा हमेशा रहता है, लेकिन वेब 3 में कोई एक मालिक है ही नहीं जो बैन कर सके। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक फ्यूचरिस्टिक ड्रीम जैसा। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में हो रहा है? जवाब है बिल्कुल। चलिए अब कुछ रियल प्लेटफॉर्म्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं जो इस फ्यूचर को आज की रियलिटी बना रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेंस प्रोटोकॉल की। इसको आप डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टाग्राम समझ सकते हैं। यहाँ प्रोफाइल एक NFT होती है, मतलब क्रिएटर ही उसका असली मालिक है। लेकिन सबसे रेवोल्यूशनरी चीज है पोर्टेबल ऑडियंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर क्रिएटर प्लेटफॉर्म बदलता है तो उसके फॉलोअर्स उसके साथ जाते हैं, जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं। और यही यही इस बदलाव की असली पावर है। सोचिए, अगर कल को लेंस प्लेटफॉर्म बंद भी हो जाए तो भी क्रिएटर अपनी ऑडियंस को किसी दूसरे ऐप पर ले जा सकता है। ये चीज वेब 2 में, जैसे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है थीटा नेटवर्क। इसको कहते हैं यूट्यूब का डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन। और इसकी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि गूगल, सोनी और सैमसंग जैसे बड़े नाम इसके पार्टनर्स हैं। यहाँ क्रिएटर्स को टी-फ्यूल टोकन में रिवॉर्ड मिलता है और मजेदार बात यह है कि व्यूअर्स को भी अपनी बैंडविड्थ शेयर करने के लिए रिवॉर्ड मिलता है, जिससे स्ट्रीमिंग क्वालिटी सबके लिए बेहतर हो जाती है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि थीटा पर क्रिएटर्स सिर्फ एड्स की अनप्रिडिक्टेबल इनकम पर डिपेंडेंट नहीं रहते, बल्कि वो सीधे व्यूअर पार्टिसिपेशन से कमाते हैं। ये अर्निंग का एक ज्यादा स्टेबल और डायरेक्ट तरीका है। राइटर्स के लिए है Mirror.xyz। ये है वेब 3 का मीडियम। यहाँ लिखे गए आर्टिकल्स को एज एन NFT मिंट किया जा सकता है। रीडर्स सीधे क्रिप्टो से राइटर्स को सपोर्ट करते हैं और सबसे अच्छी बात, प्लेटफॉर्म अपना कोई कट नहीं लेता। और इसके रिजल्ट्स, वो थोड़े शॉकिंग हैं। वेब 3 के कई राइटर्स ने सिर्फ एक आर्टिकल को NFT के तौर पर ऑक्शन करके 5,000 से 10,000 डॉलर्स तक कमाए हैं। ये एक ऐसी अर्निंग पोटेंशियल है जो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स पर सोचना भी मुश्किल है। म्यूजिशियंस के लिए भी सोल्यूशन है। नाम है ऑडियस, यानी स्पॉटिफाई का डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन। Deadma5 और Skrillex जैसे बड़े आर्टिस्ट भी इसे यूज कर चुके हैं। यहाँ आर्टिस्ट को सीधा फैन सपोर्ट मिलता है और रिकॉर्ड लेबल्स के कंट्रोल से आज़ादी।
और यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी देखी गई है। कुछ आर्टिस्ट्स ने पहले ऑडियोज पर अपनी वेब3 फैन बेस बनाई और फिर उस कम्युनिटी की पावर को यूज करके रिकॉर्ड लेबल्स के साथ बेहतर डील्स नेगोशिएट की। ये दिखाता है कि वेब3 में बनाई गई कम्युनिटी कितनी पावरफुल हो सकती है। तो चलिए अब सीधे पॉइंट पर आते हैं कि इस नए इकोसिस्टम में क्रिएटर्स आखिर पैसा कमाते कैसे हैं, क्योंकि यहाँ अर्निंग के मॉडल्स ट्रेडिशनल तरीकों से बहुत अलग और इंटरेस्टिंग हैं। वेब3 में अर्निंग के कई तरीके हैं, पर ये 5 सबसे अहम हैं। पहला, NFTs यानी अपने कंटेंट की ओनरशिप बेचना। दूसरा, टोकन गेटेड कम्युनिटीज यानी सिर्फ टोकन होल्डर्स के लिए एक्सक्लूसिव ग्रुप्स। तीसरा, डायरेक्ट टिप्स सीधे क्रिप्टो वॉलेट में। चौथा, डाओ मेंबरशिप जहां फैंस कम्युनिटी के डिसीजंस में हिस्सा लेते हैं। और पांचवां, फैन ओन्ड IP जहां फैंस किसी स्टोरी या कैरेक्टर में हिस्सेदार बन जाते हैं। इसको एक सिंपल कैलकुलेशन से समझते हैं। मान लीजिए एक क्रिएटर एक एक्सक्लूसिव वीडियो NFT बनाता है और उसको अपने 100 सुपर फैंस को सिर्फ 1000 रुपये में बेचता है। रिजल्ट, सीधे सीधे 1 लाख रुपए की इनकम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नो मिडलमैन, सारा पैसा क्रिएटर के पास। ओके, तो अब बात करते हैं इस नई दुनिया में जल्दी कदम रखने के फायदे की। हाँ, वेब3 अभी अपने अर्ली स्टेजेस में है, लेकिन यही वो वक्त है जहां सबसे बड़ा मौका छिपा है। लेकिन आइए थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं। सच्चाई ये है कि ये रास्ता अभी आसान नहीं है। वेब3 थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वॉलेट्स और गैस फीस जैसी नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और हाँ, ये भी एक सच है कि ज़्यादातर ऑडियंस अभी भी वेब2 प्लेटफॉर्म्स पर ही है। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद एक बात पक्की है, जो क्रिएटर्स आज इस दुनिया में कदम रखेंगे वो कल के डिजिटल लैंडलॉर्ड्स बनेंगे। वही इस नई डिजिटल इकोनॉमी की नींव रखेंगे और जाहिर है इसका सबसे ज्यादा फायदा भी उठाएंगे। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, एक क्रिएटर को प्लेटफॉर्म की शर्तों पर जीने वाला एक किराएदार बने रहना है या फिर अपनी डिजिटल दुनिया का मालिक बनना है? ये चुनाव हर क्रिएटर के सामने है।